प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व की कक्षा में हमने क्रिया की परिभाषा और उसके कर्म के आधार पर भेद पढ़े थे। सकर्मक, द्विकर्मक और अकर्मक क्रिया पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे क्रिया के संरचना के आधार पर भेद। संरचना के अंतर्गत क्रिया किस रूप में, कहाँ पर या किस आधार पर प्रयोग में ली जाएगी, उस प्रकार से इसके 5 भेद बताए गए हैं। सबसे पहला भेद है संयुक्त क्रिया। जैसा इस शब्द से ही स्पष्ट है, संयुक्त यानी 2 क्रियाएं, एक से अधिक क्रिया। इसमें 2 क्रियाएं हो सकती है, 2 से ज़्यादा क्रियाएं हो सकती है। ऐसी क्रियाएं संयुक्त क्रियाएं कहलाती है। वाक्य में उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ। वह लिख चुका, गोपाल जा सकता है। अब दोनों ही वाक्यों में आप देखिए, लिख चुका, लिखना और चुकना, और दूसरे वाक्य में जा सकता है तो जाना और सकना। इस प्रकार से ये 2 क्रियाएं वाक्य में प्रयुक्त होती है तो वह संयुक्त क्रिया होती है। इसमें एक मुख्य क्रिया और एक सहायक क्रिया, इन दोनों का ही संयोग होता है, इसीलिए इसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। और मुख्य क्रिया के साथ एक से अधिक सहायक क्रियाएं हो सकती है। दूसरा है नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया में क्या है, जैसे इसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्द धातु की तरह प्रयुक्त होते हैं। और धातु संस्कृत का मूल रूप है, हिंदी में वह क्रिया के रूप में प्रयुक्त होता है, इसलिए इसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। और इसका निर्माण प्रत्यय लगाकर किया जाता है। उदाहरण में आप देखिए, जैसे हाथ शब्द है संज्ञा, हाथ से हथिया शब्द बना नाम धातु, और हथिया से हथियाना। इसी प्रकार सूखा, सूखा, सुखाना, अपना, अपना, अपनाना। तो ये हथियाना, सुखाना, अपनाना, ये संज्ञा शब्दों से या सर्वनाम शब्दों से या विशेषण शब्दों से बनी हुई क्रियाएं हैं, इसलिए इन्हें नाम धातु क्रिया कहा जाता है। अगला है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया क्या है? प्रेरणा देना, अर्थात कर्ता स्वयं किसी कार्य को न करके किसी दूसरे से कार्य करवाता है या दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, तो उससे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे रमेश सुरेश से सफाई करवाता है, कृष्ण हरीश से पत्र लिखवाता है। अब इन वाक्यों में देखिए, सफाई और निबंध लिखने का कार्य कर्ता न करके किसी दूसरे व्यक्ति से करवाया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर प्रेरणा होने के कारण ये प्रेरणार्थक क्रियाएं कहलाती है। इसके बाद है पूर्णकालिक क्रिया। पूर्णकालिक क्रिया में 2 क्रियाएं प्रयुक्त होती है और एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले संपन्न हो जाती है। तो जो पहले संपन्न होती है क्रिया, वह पूर्णकालिक क्रिया कहलाती है। इन पर लिंग, वचन, पुरुष, काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या अपन कह सकते हैं ये अव्यय या क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त होती है। और इसकी पहचान का मूल तरीका है, प्रमुख तरीका है कर प्रत्यय। जब भी किसी क्रिया में कर प्रत्यय लग जाता है तो वहाँ पर पूर्णकालिक क्रिया होती है। उदाहरण आप देखिए, नरेंद्र पुस्तक पढ़कर उत्तर लिखेगा, सुभाष खाना खाकर सो रहा है। तो पढ़कर,
खाकर इनमें कर प्रत्यय लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर पूर्णकालिक क्रिया पद है। उसके बाद है कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया शब्द जो है कृत प्रत्यय से बनती है, कृत प्रत्यय के योग से बनती है। इसमें क्रियाएं दे रखी है। चल, उसमें प्रत्यय लगा ना या ता या कर, तो चलना, चलता, चलकर। इसी प्रकार क्रिया लिख, लिखना, लिखता, लिखकर। तो क्रिया शब्दों में जो प्रत्यय जुड़ते हैं वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। क्रिया शब्दों में जो प्रत्यय जुड़ते हैं वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं, और उसी कृत प्रत्यय के योग से कृदंत शब्द बनते हैं, कृदंत प्रत्यय वाले शब्द बनते हैं, और उसके कृदंत प्रत्यय के योग से बनी क्रिया कृदंत क्रिया कहलाती है। तो चलना, चलता, चलकर, लिखना, लिखता, लिखकर। इस प्रकार से यह था संरचना के आधार पर क्रिया के भेद, जिसमें संयुक्त, नाम धातु, प्रेरणार्थक, पूर्णकालिक और कृदंत क्रिया।